सॉरी, थोड़ा सा हम रुक गए थे कुछ कारण से। हम चर्चा कर रहे थे शारीरिक और मानसिक शोषण की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा इस पे मैं और चर्चा करूंगा कि अगर शारीरिक रूप से कोई कष्ट है या मानसिक रूप से कहीं परेशान हो रहे हैं, मान लीजिए कि हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं हमारा बॉस अच्छा व्यक्ति नहीं है, ऐसे में क्या करना है? आत्महत्या कर लेंगे क्या? नहीं हो, काहे? बॉस अच्छा व्यक्ति नहीं है, डायरी निकालिए और लिखिए, बॉस के बारे में पूरी कहानी भर दीजिए। मैं बता रहा हूं, जब आप फुर्सत पाएंगे और जब उसको पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, महाभारत जो पूरी घटना हुई उसको किसने लिखा? वेद व्यास ने। वेद व्यास ने क्यों लिखा? कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही वंशजों को मरते कटते देखा ना, तो उनकी मन की ग्लानि खत्म ही नहीं हुई, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, वो रोते जा रहे थे, तकलीफ कम ही नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने लिपिबद्ध किया, लिख दिया उसे, और उनका मन का तकलीफ कम हो गया। कहने का मतलब, अगर आपको लग रहा है कि शारीरिक या मानसिक शोषण हो रहा है या फिर हम प्रताड़ित हो रहे हैं, आप उसको लिखिए, एक सामान्य सा उपाय करिए। अभी हम आएंगे और पॉइंट पे। शब दिन होत न एक समाना, कोई बॉस है तो हमेशा बॉस नहीं रहने वाला है, आज वो है कल कोई और होगा। इसलिए इस विचार में नहीं घुसना है कि हमारा बॉस हमारे साथ ऐसा करता है। ठीक है, बॉस है, अभी है, कल हम भी बॉस बनेंगे। तो शारीरिक और मानसिक शोषण में मैं कहूंगा कि वेट करना है, वेट, वेट एंड वॉच। ये देखिए, जीवन में एक चीज बहुत है महत्वपूर्ण, वो है धैर्य। धैर्य रखेंगे सब होगा, धैर्य नहीं रखेंगे अधैर्य हो जाएंगे, सब बनी बनाई चीज, इतनी दूर मेहनत किए, इतना आगे आए, फिर सब खत्म। अभी बिहार में हूं, बिहार में ही एक बक्सर का या फिर आरा का डीएम थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। डीएम थे, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी हाँ, आए दिन आप सुनते रहते हैं डीएम ने सुसाइड कर लिया, तो कभी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कभी बहुत बड़ा एक्टर है हमारे बिहार का, वो एक जो राजपूत करके नाम था, पूर्णिया जिले के, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे कई सारे लोग सुसाइडल अटेम्प्ट करते रहते हैं। इनके जीवन में भी तकलीफ है, हमारे जीवन में भी तकलीफ है, और हमसे जो नीचे, नीचे कहने का मतलब जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके जीवन में भी तकलीफ, तकलीफ हर जीवन में है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जन्म मिला है तो दुख भी मिलेगा, जन्म के साथ दुख अटैच है। और वो जो गाना है, सुख दुख तो अपना साथी है, सुख तो थोड़े दिनों का है, दुख तो अपना साथी, मतलब जीवन दुख में है, कभी कभी उसमें सुख आ जाता है और हम खुश हो जाते हैं। तो जीवन है तो दुख है, हर समस्या, हर जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, और आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अभी हम आएंगे, सब कुछ समाधान पे आएंगे। तो मैंने कहा शारीरिक और मानसिक शोषण हो, वहां भी स्थिरता, धैर्य से हमें काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक भेदभाव। अगर कोई जातिगत टिप्पणी करता है और हमें बुरा लगता है, अगर हमें कोई किसी प्रकार से नीचा दिखाने के, मेल और फीमेल को लेकर के नीचे दिखाने का प्रयास करता है, यह उसकी नासमझी है, यह उसकी नासमझी है, हमें इसमें बड़ा बनना है। अरे ठीक है यार, उसकी समझ इतनी ही है कि वो जाति पे आधारित हो जाता है। देखिए, जाति को लेकर के मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, हम किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं, इसको कोई प्रूफ कर पाएगा क्या? कोई साधु महात्मा संत किसको ले आई, डॉक्टर इंजीनियर किसी को ले आई, मुल्ला मौलवी किसी को ले आई, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा हमें कि हम किस जाति के हैं। मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूं, ओ निगेटिव है, मीन्स ब्लड ग्रुप पता चल सकता है आप किस जाति के हैं, उस जाति व्यवस्था में कौन से कर्म हैं वो अटैच है आपके साथ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तो श्रेष्ठ जाति का हूं, मैं तो निम्न जाति का हूं, ऐसा कुछ लिखा नहीं। एक उपन्यास है गोरा, रविन्द्रनाथ ठाकुर का, पढ़िएगा, आपके मन से जाति का जो भ्रम है वह दूर हो जाएगा। क्योंकि गोरा, नाम गोरा, गोरा मतलब जो अच्छा दिखता है, गोरा दिखता है, गोरा चट्टा। हाँ, गोरी लड़कियों की बहुत डिमांड होती है, कहने का मतलब है गोरे लोग के नाम पर ही यह उपन्यास लिखे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। थोड़ा सा स्टोरी बता दे रहा हूं कि गोरा हिंदू धर्म को लेकर के बहुत एग्रेसिव रहता है कि मैं सनातन धर्म का संरक्षक हूं, सनातन धर्म के लिए ऐसा कर सकता हूं, वैसा करूंगा। बाद में पता चलता है उसकी जो परवरिश होती है वह एक ऐसे परिवार में होती है जो जिसमें पूजा पाठ खूब होता है,
तो वह उसको लगता है कि वह सनातनी है, वह हिंदू है, वह ऐसा करेगा, वह वैसा करेगा। बाद में पता चलता है कि उसके माँ बाप अंग्रेज थे, और वह जो माँ बाप जा रहे थे यहाँ से, अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, तो अपने बच्चे को छोड़ दिया उस परिवार में कि इसका परवरिश यही हो जाएगा, ठीक रहेगा। वह गोरा बाद में जब उसे ये बात पता चलता है, बहुत भारी पश्चाताप होता है। वह ईसाई माता पिता से पैदा हुआ है। कहने का मतलब हमारा परवरिश जिस परिवार में होगा, उस परिवार के बहुत सारी चीजें हम सीख जाते हैं। उस परिवार ने हमें बता दिया कि तुम इस जाति के हो, हम बांध लेते हैं गांठ कि हम इस जाति के हैं। उस परिवार ने हमें बता दिया कि तुम इस धर्म के हो, उस बात को हम बांध लेते हैं गांठ कि हम इस धर्म के, हम इस्लाम को मानने वाले, हम सनातन को मानने वाले, हम सिख को मानने वाले, हम ईसाई को मानने वाले हैं। तमाम सारी बातें हमने कहां से सीखी? अपने परिवार से। तो परिवार जरूरी नहीं है कि हमें हर बात सही ही सिखा दे। परिवार हमें अगर छुआछूत करना सिखाता है तो मुझे यह बुरा लगता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर ईश्वर छुआछूत में विश्वास करते हैं तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता हूं। मुझे अच्छा लगता है मनुष्य वही जो मनुष्यता के लिए मरे। कहने का मतलब है कि जिसमें मनुष्यता का भाव हो वही मनुष्य है। हम चर्चा कर रहे थे अपने टॉपिक पे सामाजिक भेदभाव। कहने का मतलब अगर इस तरह का कोई भेदभाव करता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसे माफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। गांधी हमें यहाँ याद आते हैं। गांधी का जो फॉर्मूला था, गांधी का जो तरीका था, बेहतरीन था कि कोई अगर हमें एक गाल पे चाटा मारे तो हमें दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए। गांधी, आप इसका मजाक उड़ा सकते हैं खूब बढ़िया से, अरे क्या गांधी गांधी, लेकिन गांधी अप्लाई करके देखिए, जीवन बदलेगा। खैर, चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक भेदभाव, अगर कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग, इन सब आधारों पर भेदभाव करता है तो आपको सुसाइड नहीं करना है, वेट एंड वॉच, दिन बदलेगा। अगला पॉइंट आते हैं, लंबे समय वाली बीमारी। यह भी खबर निकल के आती है कि बीमारी के कारण जो है उसको तकलीफ ज्यादा थी और सुसाइड कर ली। बहुत ऐसे केस आते हैं। मैं कहूंगा बहुत तकलीफ है तो आप डॉक्टर से दिखाइए, डॉक्टर से दिखाइए, उससे लड़िए। हो सकता है तकलीफ से आप बाहर निकलें। इसका मतलब यह नहीं कि हम सुसाइड करें और अपने आप को खत्म कर लें, मतलब यह भी कोई समाधान नहीं है। अकेलापन, ये समाज आज का बहुत अकेलापन से जूझ रहा है। हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें क्या मतलब, हमारे इंस्टाग्राम में इतने हमारे फॉलोअर्स हैं, फेसबुक में हमारे 2000 फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप में हमारे 5000 हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी से बात नहीं होती है। यही वजह है अकेलापन की। आपका पड़ोसी कौन है, क्या है, अगर आप जाति को केंद्र में रखेंगे, अगर आप धर्म को केंद्र में रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात नहीं होगी। नहीं तो हल्की फुल्की बातचीत तो मुझे लगता है होना ही चाहिए। और यह अच्छा भी है कि हमें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें अच्छा खाना देना चाहिए, हमें अच्छा खाना लेना चाहिए। ये सारी व्यवहारिक चीजें हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के जीवन में अकेलापन क्यों लगता है, मैं बताऊं तो आज का समाज हमारा कहाँ जा रहा है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्हीं सब चीजों के आसपास घिरा रहता है। सच्चा दोस्त नहीं मिलता है हमें आज के समय में, जो हमारी बातों को समझे और उस पर विचार करे। सच्चे दोस्त की बहुत कमी है। ये बात सत्य है एकदम से कि अगर आप किसी से अपने दुख शेयर कर देंगे तो आपका पब्लिकली मजाक उड़ाया जाएगा। तो वो जो है चल अकेला चल, रविन्द्रनाथ ठाकुर मुझे फिर याद आते हैं, एकला चलो। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ जा सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। अगर दोस्त नहीं है तो रिलेटिव्स के यहाँ जाइए, रिलेटिव्स नहीं है किताबें पढ़िए, फिल्में देखिए, बहुत सारी एक्टिविटी, खेल करिए। दोस्त ऑटोमेटिक खेल खेलने जाइए और दोस्त ऑटोमेटिक बनेंगे आपके। अकेलापन का समाधान सुसाइड नहीं है। जो मैं बताया था कि गुरु घासदास विश्वविद्यालय में कई बार मेरे पास जो फोन आते थे बच्चों के, वह ग्रेजुएशन के होते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के होते थे, और उनका यही जवाब होता था, यही मतलब कारण होता था कि अच्छा नहीं लग रहा है, कारण अकेलापन लगता है सर, बहुत अकेलापन लगता है, बात करने के लिए कोई नहीं। यह अकेलापन केवल विद्यार्थियों को नहीं लगता है, हमारे और आपके समाज में रहने वाले जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, 60 साल के, 70 साल के, उनसे कौन बात करता है आज? बात करना बंद कर दिए हैं हम उनसे। हम उनसे बस उनकी जरूरत की चीजें उनको दे देते हैं, कहीं कहीं पे तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम उससे भाग जाते हैं फिर, अरे ठीक से रहो बस हो गया। आप कभी उनसे बैठकर बात करिए ना, उनका भी अकेलापन दूर होगा।
खैर, इस मामले में मैं कहूंगा कि हमें और थोड़ा बात करने की कला में अपने को निपुणता लानी चाहिए। ऐसे कोई संगठन है आपके आसपास में, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां दो चार लोग मिल जाएंगे। ऐसा कोई समाज सेवी संस्था है आपके आसपास में जिसको जानते हैं आप, ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको अकेलापन लगता है, आप समाज में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करिए, बहुत सारे लोग आपके मिल जाएंगे। मैंने कल चर्चा किया था एक वीडियो में, एक संस्था है सेवाग्य संस्थानम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनका वेब पोर्टल है, सब कुछ है। हो सकता है आने वाले समय में वो ऐप भी बनाए, आप ज्वाइन कर सकते हैं और जहां हैं वहीं पर कुछ काम कर सकते हैं। सेवालय में बहुत सारे लोग आपको समय देंगे, बातचीत करेंगे और आपकी योजना रचना को सुनेंगे। मैं जुड़ा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक यह भी हो सकता है अकेलापन दूर करने के लिए कि हम जिस भी कंडीशन में हैं, अगर मैं एक ग्रेजुएशन का विद्यार्थी हूं और मुझे अकेलापन लग रहा है और हमें समाधान कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम अपने मोहल्ले के ऐसे दो चार बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। हम अपने मोहल्ले के दो चार बुजुर्गों के साथ बातचीत करना शुरू कर दें, नियमित अंतराल से हम जाए उनके पास बैठे और उनसे उनके अनुभवों को सुने। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अपने प्रकृति के लिए संरक्षण के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि पौधे में पानी डाल देना। जैसे कि एक कहावत है कि कुछ दिन खुश रहना है तो शादी कर लो और लंबे समय तक खुश रहना है तो बागवानी कर लो। मतलब ये सारी चीजें अकेलापन दूर करने के लिए। तो फिर क्यों अकेलापन, कहेगा अकेलापन? आप समाज से जुड़िए, देखिए अकेलापन कैसे दूर होता है। लेकिन आप किताबों के बोझे तले हैं और आपके ऊपर डिप्रेशन चढ़ा है कि मुझे तो ये करना ही है, तो निश्चित रूप से हर कोई सिंहासन पे अकेले बैठता है। अकेले चलने के सामर्थ्य होना चाहिए, तभी आप बैठेंगे। अकेलापन समस्या नहीं है, अकेलापन अगर समस्या लग रही है, सिंहासन छोड़िए और समाज में आइए। बहुत सारे लोग राजा नहीं बनते हैं क्योंकि राजा बनना बहुत कठिन कार्य है। राजा बनने का मतलब है कि अपने के साथ भी आपको वही सलूक करना पड़ेगा जो दूसरों के साथ कर रहे हैं, और ऐसा करना बहुत मुश्किल। भावनात्मक आदमी के साथ तो बड़ी समस्या है। मैं भावनात्मक हूं थोड़ा सा, इसलिए बता रहा हूं। तो अकेलापन मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं लग रही है, लेकिन अगर है तो हमें मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए, आना चाहिए और समाज के लिए कुछ नहीं करिए, आप समाज के लिए जुड़ जाइए कि हमें 10 तो पौधा लगा देना, 10 पौधे को लगा के बड़ा करना है। अकेलापन आपका कहाँ जाएगा पता नहीं। संगीत सुनिए, संगीत गाइए, गीत गाने का प्रयास करिए, गीत सुनने का प्रयास करिए, तैरने का प्रयास करिए, ये सब सारी चीजें करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से अकेलापन का कोई स्थान ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको अकेलापन से बाहर निकालने में मदद करेगी। अगला है गंभीर चिंता। बहुत अधिक चिंता हो रही है। काहे की चिंता? कि हम आईएएस बनेंगे कि नहीं। यहाँ डीएम साहब डीएम बन गए थे और मैं बताया, अच्छा शायद वो पॉइंट कट गया था। डीएम साहब ने सुसाइड कर लिया, क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी का एक दूसरे जगह अफेयर चल रहा था, किसी और व्यक्ति से उनकी पत्नी कनेक्टेड थी। आज का समय, मतलब क्या कहा जाए, हमारा बहुत अच्छा समय, समाज को लग रहा है कि बहुत अच्छा समय आया है, लेकिन यह बहुत अच्छा समय तो है, लेकिन अपने साथ साथ कुछ बहुत नकारात्मक चीजों को लेकर आया है। उस नकारात्मक चीजों में हमारा आपका एक फोन भी है। इस फोन के कारण बहुत सारे प्रेम जो अधूरे रह जाते हैं वो शादी के बाद भी पूरे किए जाते हैं, और उसी क्रम में व्यक्ति कहाँ है, कैसा है। मुझे लगता है कि अगर कोई शादीशुदा है तो हमें उससे बात ही नहीं करना चाहिए। बात नहीं करना चाहिए मतलब प्रेम संबंधी मामले, जो बहुत सारे केस आ रहे हैं कि पत्नी रहते हुए प्रेमिका के साथ पकड़े गए, भगवान ना करे ऐसा दिन दिखाए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। जिसके साथ है लॉयल्टी से रहिए, नहीं है क्लियर करके रहिए कि हाँ हमें नहीं रहना है। वो डीएम साहब इसलिए सुसाइड कर लिए कि उनकी पत्नी का कहीं अफेयर था। आज के समय में हो सकता है, आप इससे बच नहीं सकते, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हमें खुलकर बात करनी चाहिए और शादी से पहले ही सारी चीजें क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर है। लड़कियां ऑलमोस्ट ऐसा करती हैं कि परिवार की इज्जत बचाने के चक्कर में तमाम सारे, वो कौन सा हत्याकांड मध्य प्रदेश का जो अभी बहुत फेमस हुआ था, शादी की लड़की और ले गई उसे घुमाने कहीं और नॉर्थ ईस्ट एरिया में, और फिर वहां बाहर से धकेल दी। कहा है भैया तुम्हें शादी करने की क्या आवश्यकता है, किसी का बेटा मर गया, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी का बेटा चला गया ना, ऐसे में शादी नहीं करना था आपको। ऐसे तमाम सारे केस आए हैं, काट करके डब्बे में भर दे रहे हैं। भाई काहे? तुम सीधे सीधे कह दो ना कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। आज का समय वैसा हो गया है। मैं सरकार से भी कहूंगा कि सरकार को जो तलाक के नियम है उसमें सुधार करना चाहिए, अगर ऐसे हैं, क्योंकि ये सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे बढ़ते रहे तो सुसाइड अटेम्प्ट या फिर इस तरह से एक दूसरे को, कभी कभी पुरुष कभी महिला को काट करके पैक कर देता है, कभी महिला पुरुष को काट करके पैक कर देती है। तो ये सारे व्यवस्था से बढ़िया है कि तलाक ले लो, अलग रहो यार, काटने पीटने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको। खैर, मतलब कहने का है कि
इस तरह की गंभीर चिंता अगर आपको हो रही है तो इसका भी समाधान सुसाइड नहीं है। अगर मैं उस जगह पे होता डीएम, तो मैं कहता, अगर मुझे पता चलता कि भाई ठीक है आप तलाक ले लीजिए, आप अपने जीवन में मस्त रहिए, मैं अपने जीवन में मस्त हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा भाई, तीसरी करूंगा, चौथी करूंगा, जिसके साथ कंफर्टेबल रहेगा वैसा करूंगा, क्योंकि दुनिया अब बदल चुकी है और मुझे वैसा ही करना है, नहीं तो अकेला रहूंगा, कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसी भी चिंता, बीमारी की चिंता, पत्नी प्रेमिका की चिंता, ये सब गंभीर चिंताएं हैं और मुझे लगता है कि हमें जितना स्पष्ट रहना है उतना बेहतर रहेंगे। मैं बताऊं, बहुत सारे केस हमने देखा है कि शादियां जो होती है वो पद और प्रतिष्ठा के साथ होती है, व्यक्ति के साथ नहीं होती। ऑलमोस्ट जो दहेज की कहानी चलती है उसके पीछे यह कहानी भी है। ऐसा नहीं है कि यही सत्य है, इसके पीछे भी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लोग, आप बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, अफेयर्स तुरंत, तो खान सर कहते हैं ना कि लड़का सक्सेस हो मतलब नौकरी वाला हो और लड़की सुंदर हो, प्यार कभी भी हो जाता है। ये बात सही है, उसमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लड़का कुछ नहीं कर रहा हो और लड़की सफल हो, किसी पद पे हो, कितने प्रेम होते हैं आप देखकर बताइए। रेयरेस्ट नहीं तो ये सारे घटनाक्रम हम देख रहे होते और यही हमारी समझदारी आती है, हमें हमारी कितनी समझ है वहीं पे आती है। तो खैर, अगर ऐसी कंडीशन है, गंभीर चिंता है, समाधान खोजिए। अटल जी ने कहा है कि समस्याओं का समाधान तनाव लेने से नहीं होगा, मुस्कुराना पड़ेगा। समस्याओं का समाधान तनाव लेने से नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बढ़िया कोटेशन है, मैं अपने घर में लगा के रखा हूं इसको। समस्याओं का समाधान के लिए आप तनाव ले लेंगे और उससे समाधान हो जाएगा, तो नहीं, मुस्कुराना पड़ेगा। अब देख लीजिए इसको प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इन कारणों से समाज के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। चलो भैया आगे चलते हैं। भारत में प्रतिदिन 460 से 470 लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करते हैं। 460 से 470 लोग, भैया डिवीजन करके देख लिया जाए क्या? अच्छा, यह आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। मतलब यह आंकड़ा मैंने अपने मन से नहीं बताया है, जो हमें बताया गया है ये सरकारी आंकड़े हैं। अगर सरकारी आंकड़े इतने हैं तो मुझे लगता है 500 प्लस के आसपास निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे कि पर डे 500 लोग खत्म हो जा रहे हैं फांसी में झूल के। अभी कल परसों की घटना है, एक हीरोइन महाराष्ट्र की थी, फांसी पे झूल गई। जो एक हीरो सुशांत सिंह राजपूत का नाम बताया था, इसी जून महीने में 14-15 जून को समाप्त हो गए थे फांसी लगा करके। देखिए, वर्ष 2022 में 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की। 1,70,224 लोग, कितना परसेंट हो गया, बाप रे। नेक्स्ट, 2023 में 1,71,418, यह संख्या बढ़ गई, लोगों ने आत्महत्या की। 2024 में 1,70,746 लोगों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 के आसपास ही है। यह कितना दुखद है, कितना बढ़िया समाज है, मोबाइल में 5G चल रहा है, हमारे देश में इतने सारे तीर्थ स्थल हैं, हमारे देश में इतने अच्छे रेस्टोरेंट हैं, हमारे देश में इतने सारे भजन स्थल, कीर्तन स्थल और तमाम सारी चीजें हैं, और फिर भी हमारे यहाँ लोगों के मरने का जो रेशियो है वह 1,70,000 प्रत्येक ईयर की बात। ये सरकारी आंकड़ा है, अगर ऐसे जाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे भी और अधिक होगा। ये देखिए, औसतन भारत में हर 3 मिनट में, मतलब हमारी अभी ये क्लास चल रही है, अभी हमें लगता है कि 40 से 45 मिनट हुए होंगे और 12 लोग समाप्त। हर 3 मिनट में लगभग एक व्यक्ति आत्महत्या कर ले रहा है। कारण, अभी हमने सारे कारण को देखा। कोई नेट का एग्जाम दे रहा है, सफल नहीं हो रहा है, आत्महत्या। परीक्षा दे रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, आत्महत्या। ऐसी तमाम सारे कारणों से प्रत्येक 3 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। कुल आत्महत्याओं में विद्यार्थियों की जो संख्या है करीब करीब 10, मतलब 100 लोग अगर मर रहे हैं तो उसमें 10 विद्यार्थी हमारा मर रहा है। 10 विद्यार्थी क्यों मर रहा है, यह बहुत जरूरी है। विद्यार्थी इस देश का नींव है। मैं कहूंगा, मेरे मन में भी कभी कभी विचार आया कि आत्महत्या कर ले, समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन जब देश सामने आता है तो ये सारे विचार धूमिल पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरा देश सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं किसी विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन ला दूं
तो मैं अपना कर्तव्य करूंगा, मेरा देश इससे आगे बढ़ेगा। अगर अपने देश को सामने रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हमारी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। और विद्यार्थियों का जाना देश के रीढ़ की हड्डी में समस्या पैदा हो जाएगी। अगर विद्यार्थी इस तरह से जाते रहे, हमने प्रतिभावान लोगों को नहीं बचाया, तो ऐसे में हमारे देश के रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 100 में 10 विद्यार्थी हमारे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों करेंगे? नंबर कम आने से। क्यों करेंगे? प्रोफेसर के डांटने से। 3 इडियट्स में एक सीन आता है जहां पे प्रोफेसर डांटता है और विद्यार्थी जाकर के सुसाइड कर लेता है। मतलब ऐसे केस आए दिन होते रहते हैं। किसी का नंबर कम आ गया, किसी ने परीक्षा पास नहीं किया, ऐसे तमाम सारे कार्य। कहने का मतलब है कि इतने सारे विद्यार्थी हमारे खत्म हो रहे हैं प्रत्येक साल। प्रेम संबंधी मामलों की बात करेंगे तो 5%, मतलब 100 लोग में से 5% ऐसे लोग हैं, हमें लगता है ज्यादा ही होगा, यह आंकड़ा ऊपर से दिया गया है। 5% लोग ऐसे हैं जो प्रेम संबंध में नस काट लिया, कोई भाग गया, कोई सुसाइड कर लिया, ऐसे तमाम सारी चीजें हो रही। प्रेम संबंध क्यों? ब्रेकअप हो गया, क्यों? उसके साथ नहीं रहना हो रहा है। तो वो जो रघुवंशी, राजा रघुवंशी का नाम बता रहे थे आपको, हाँ, तो ऐसे तमाम सारे मामले आ रहे हैं। मुझे लगता है ब्रेकअप, कहानी खत्म, चलो दूसरा कहानी सेट करेंगे। मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम यह सोच के रखें कि नहीं नहीं उसके जीवन के बिना हम जी नहीं पाएंगे, तो भैया तुम्हारे लिए कोई नहीं जी रहा है, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है। हर व्यक्ति यहाँ पे अकेला है। हाँ, जिससे हमारे विचार मैच कर जाते हैं, हमें उसके साथ चलने में अच्छा लगता है कि हो सकता है इसके साथ जीवन चले। लेकिन अगर कोई जाना चाहता है, लड़का या लड़की, अगर उसे कोई और कोई मिल रहा है, तो मुझे लगता है सामने वाले पर्सन को, वो विकास देवकीर्ति सर कहते हैं कि बड़ा अच्छा, वो शायरी मुझे याद नहीं आ रहा है कि अगर ठीक मोड़ दे देना उसे अच्छा है। अगर कोई बड़ा अच्छा शायरी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कमेंट में करिएगा आप लोग, या फिर मैं आपको बता दूंगा। कहने का मतलब अगर प्रेम संबंधी मामला हो तो ठीक है, जस्ट चिल, वो हमारे साथ होना था, वो हो गया। बहुत सारे लोग भारत में, एक चीज है कि बहुत सारे लोग धार्मिक होते हैं, मैं भी थोड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर ने ऐसी, ईश्वर की ऐसी योजना रचना है, इसलिए ऐसा हुआ है, बात खत्म। हम क्या करें, हम भगवान को बस प्रणाम करते हैं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या के मामले में 18 से 30 वर्ष की जो आयु के युवा हैं सबसे अधिक करते हैं। आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में 7 का क्लॉक चलता है, नोट करिएगा। 7 1 7, 7 दूनी के 14, 7 3 के 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 छके 42। ये देखिए 7 का क्लॉक चलता है, मतलब प्रत्येक 7 साल पे हमारा बॉडी चेंज हो रहा है, हमारे सोचने समझने की क्षमता बदलती है। तो हमें थोड़ा सा धैर्य, मैं क्या कहा, धैर्य रखना जीवन में बहुत जरूरी है, हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि हम जो है सो धैर्यहीन हो गए, धैर्यहीन हो गए तो फिर सारा काम खत्म। 7 साल का होने का मतलब, जब आप 7 साल के होते हैं, आपकी सोच समझ एकदम बच्चों जैसी होती है। 7 से 14 साल की जब आप आते हैं, आपके बॉडी के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और 14 से 21, ये जो एज है हमारा, 14 से 21 पीक पे रहता है, हमारे हार्मोनिकल चेंजेस पीक पे रहता है। ऐसे समय में ही प्रेम संबंध बहुत होते हैं और सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत होते हैं, क्योंकि हार्मोन कभी चढ़ता है और कभी उतरता है, और उसी में हमको लगता है कि तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां इसी में। 14 से 21 और 21 को कर दीजिए 28, मतलब ये 14 से जो 28 साल का हमारा एज है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां, हर जीवन की कहानी इसमें आप जाकर खोज लीजिए, आपको मिल जाएगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। निश्चित रूप से, मतलब ये सारा खेल हमारे बॉडी का है और एज का है, हमारी कोई गलती नहीं। नेक्स्ट 28 से 35 साल आ जाएंगे, 42 साल आएंगे, मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, लगता है कि यार ठीक है, अब जीवन जिया जा सकता है, हम जी लेंगे, किसी न किसी तरह शादी ब्याह हो जाता है, बाकी उसके बाद तो कोई बात ही नहीं। कहने का मतलब कि इस एज में अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि रुको, एक बार विचार करो। हरिवंश राय बच्चन की वह पंक्ति है कि मधुवन की डाली को देखो, टूटी इसकी कितनी कलियां, छूटी इसकी कितनी कलियां, इन टूटी कलियों पर कब मधुवन सुर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कहने का मतलब है जो हो गया हो गया, बात खत्म करो, आगे बढ़ो, उसको लेकर क्यों बैठे हो। सुसाइडल अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पेशे से आधार मजदूरों और किसानों, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसका प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है। करीब करीब 30 से 31% लोग ऐसे हैं जो किसान और मजदूर क्लास के हैं और यह सुसाइड कर ले रहे हैं। हमें, हमारी सरकारों को, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव के किसानों से बात करें। हमारे गांव के मुखिया की आवश्यकता है, हमारे विधायक की आवश्यकता है कि वह अपने क्षेत्र के किसानों
मजदूरों से बात करें उनके जीवन की क्या समस्या है। हर जीवन की एक समस्या है। अच्छा, आप एक बात नोटिस करिएगा, हर एक जीवन में तकलीफ है। मैं एक विद्यार्थी, एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और एक जगह अध्यापन कार्य करा रहा हूं। मेरा भी अपने जीवन की अलग समस्या है, मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए। एक जो आईपीएस की पत्नी है, मैं जान रहा हूं, ऐसे आईएएस की पत्नी है। अब कहने का मतलब इसको छोड़ दीजिए आप, मैं जान रहा हूं, इसको, इस लाइन को डिलीट करते हैं। मतलब उनके जीवन की अपनी समस्या है। एक आईएएस जो हमने बताया कि डीएम साहब थे, सुसाइड कर लिए, उनकी जीवन की अलग समस्या। मतलब एक डीएम जो सबसे बड़ा नौकरी कर रहा है, उसके जीवन में भी तकलीफ। हमारे जीवन में अलग तकलीफ, जो मजदूर क्लास का आदमी है उसके जीवन में अलग तकलीफ। हर जीवन को जब आप पूरे देंगे, जो सामने से मुस्कुरा रहा आदमी है उसके जीवन में भी तकलीफ है। वो हो सकता है कि आपसे ना कहे। इसमें जगजीत सिंह का एक गाना है कि अपने, उसका बोल मुझे याद नहीं है, कि मतलब अपना दुख किसी से नहीं कहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि कम से कम, या फिर उसी व्यक्ति से कहिए जो आपको समझता है। अपनी माँ से बात करिए, अपने पिता से बात करिए, जो रिलेटिव्स हैं उनसे बात करिए और वहीं उसका समाधान करिए, ज्यादा बेटर होगा। मतलब कि ऐसा तकलीफ हर जीवन में है और इनके जीवन में सबसे अधिक है। हमें देखना चाहिए कि समाज में ऐसे लोगों के पास हम कितने पहुंच पाते हैं। तो ये हो गया एक डाटा, आपको मैं बताया कि हर 3 मिनट में एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। ये भारत की कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वही बात जो हमने अभी चर्चा की थी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो है आत्महत्या करने वाले, हाँ, आत्महत्या करने वालों की संख्या, आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, प्रेम संबंध में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या, सबसे अधिक आत्महत्या करने वाले लोगों की समस्या। यहाँ पे मजदूर ऐसे लिखा जाएगा। ये देखिए, वर्ष 2022 में कितने लोग आत्महत्या कर लिए? 1,70,924 लोग। विद्यार्थी कितने थे? 13,044। करीब करीब लगभग प्रेम संबंध में कितने लोगों ने आत्महत्या की? लगभग इसका 5%, 1,70,924 का 5%, करीब करीब 13,000 के आसपास। 31% लोग ऐसे थे जो मजदूर और किसान थे। 2023 में देखिए 1,71,418 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, आत्महत्या किए। इसमें 13,892 विद्यार्थी थे, 5 से 6%। इसमें भी मजदूर किसान सबसे अधिक। 2024 देखेंगे तो 1,70,746। इसमें विद्यार्थियों की संख्या देखिए बढ़ते क्रम में जा रहा है। बढ़ते क्रम में 13,044, 13,800, 14,448, 5 से 6%। और इसका भी संख्या जो है इसमें सबसे अधिक। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय ये है कि ये हमारा ग्रोथ होते जा रहा है। मतलब पहले 13,044 था, फिर 23 में 13,892, फिर 24 में 14,488। यह चिंता का विषय है। विद्यार्थियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी ऐसे ख्याल आए अपने देश के बारे में सोचिए कि आप, जरूरी नहीं है कि एक लोक सेवक बन के, एक आईएएस ऑफिसर बन के ही देश की सेवा करेंगे। मायावती ने चाहा था कि वह आईएएस बनेगी, क्या वो आईएएस बन पाई? क्या मुख्यमंत्री बनी? जरूरी नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं ईश्वर ने वैसी योजना रचना की है। हमें प्रयास करना चाहिए, नहीं मिला तो उससे और अच्छा। एक गाना है कि क्या तो है, गाने का बोल है कि दिल ने हमसे नहीं, ये है, मैं भूल रहा हूं, अभी सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर में। मेरे दिमाग से उतर रहा है कि जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ लिया, और जो ना मिला मैं उसको भुलाता चला गया। हाँ, मैं जिंदगी का गीत गाता चला गया, ऐसे गाना है, उसको सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। और प्यार में असफल होने वाले सुनेंगे कि प्यार, इसमें एक गाना है, लता जी का गाना है कि प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, ऐसे करके एक लाइन है, मुझे याद है, बस इतना ही, उसको सुनिएगा। ये सब चीजें हमें मोटिवेट करती है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ लिया, और जो ना मिला मैं उसको बुलाता चला गया। जीवन का कंसेप्ट बना लीजिए कि जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ लिया, और जो ना मिला मैं उसको बुलाता चला। मैंने कोशिश की, मैंने चाहा कि मेरी शादी उससे होगी, नहीं हुई, जाने उससे बेहतर आएगी। ये दिमाग को बता देना। ऑल इज वेल, अपना जो 3 इडियट मूवी है सबको देखना चाहिए, मुझे लगता है। ऑल इज वेल, थोड़ा देर के लिए तकलीफ होती है कि यार मैं तो सोचा था, और मेरे जीवन में ऐसी घटना हुई है कि मैंने सोचा था कि मुझे उससे शादी करनी, लेकिन उसकी शादी हो गई। अब क्या करें? सुसाइड कर ले क्या? जाओ 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 जाओ।
मेरे जीवन में उससे बेहतर आएगी, बस यह उम्मीद है। बेहतर नहीं आएगी तो उसको बनाएंगे, नहीं है और दिक्कत आएगी उसका समाधान खोजेंगे। लेकिन नहीं नहीं वही चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ लिया, और जो ना मिला मैं उसको भुलाता चला गया। जाओ, तुम मेरे काबिल नहीं थे, मैं नहीं, तुम मेरे काबिल नहीं थे। नौकरी वो नहीं मिली मतलब तुम मेरे काबिल नहीं थे, वो नौकरी मेरे काबिल नहीं थी, मैं उससे बेहतर करके दिखाऊंगा और बेहतर करूंगा। प्रयास करना है हमें को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं समय लूंगा। क्या करें अगर आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या करेंगे आप? आते हैं यह विचार, सबके जीवन में आते हैं। मैरिड हैं तो, अनमैरिड हैं तो, वृद्ध हैं तो, बच्चे हैं तो, मतलब जैसे ही मानसिक विकास होता है हमारे मुंह से, आपके मुंह से यह निकल जाता है कि मर जाते तो अच्छा था। लेकिन यह समाधान नहीं है इस देश के लिए। मुझे लगता है कि देश से बड़ा न कोई पार्टी है, न कोई व्यक्ति है, न कोई समुदाय है। देश हमारा सबसे बड़ा है और देश के बारे में सोचना चाहिए। और देश के लिए हम महत्वपूर्ण हैं। हम बूढ़े हैं तो भी, हम जवान हैं तो भी, हम विद्यार्थी हैं तो भी, और हम बच्चे हैं तो भी। इसलिए अपने देश की भक्ति करिए और इससे बाहर निकलिए। चलिए, मैं जहां तक समझता हूं, मैंने प्रयास किया है कि क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में जब आपके विचार आत्महत्या वाले हो रहे हो। क्या करें? पहला पॉइंट है, जगह बदलिए, कुछ समय के लिए नए वातावरण में जाइए। आप पटना में रह रहे हैं और आपको सुसाइड करने की इच्छा हो रही है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आप किसी और शहर में रह रहे हैं, बनारस में रह रहे हैं, इलाहाबाद में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, आपको सुसाइड करने का मन हो रहा है। एक काम करिए, सबसे पहला रूम खाली करिए। मुझे लगता है रूम खाली करिए, दूसरे रूम में शिफ्ट करिए। कभी कभी ऐसा वाइब्रेशन होता है, मैं ज्योतिष को भी मानता हूं, कभी कभी ऐसा वाइब्रेशन होता है कि वहां अच्छा नहीं लगता है। कुछ मत करिए, रूम ओनर से बात करिए, नया रूम खोजिए अपने रेंज में, और रूम खाली करके नए रूम में शिफ्ट कर जाइए। एकदम सटीक चीज बता रहा हूं, जो मैंने जीवन में किया है, ये जो जितने सारी चीजें मैंने लिखा है, ये सब सारी चीजों को मैंने जिया है। ऐसा नहीं कि मैं किसी किताब से उठा के बता रहा हूं आपको और आप सुन रहे हैं। ये सारी चीजों को मैंने महसूस किया है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा ब्रेकअप हुआ, आज मुझे लगता है कि अच्छा हो। एक बार हुआ, दो बार हुआ, समझ में आया, सीखा, ठीक है। आज आपके इस यूट्यूब के माध्यम से हम आपके पास तो पहुंच रहे हैं। हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ। जो लाइन है कि जो हुआ अच्छा हुआ, इसीलिए मुझे लगता है कि वो अच्छा हुआ कि मुझे समझ में तो आया कि क्या था। नहीं तो मैं कैसे किताब पढ़ के मैं आपको सुनाता और आप सुनते ना। जब तक मजा नहीं आएगा आप सुनेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि जगह बदल दीजिए। सबसे पहला काम ये करिए कि आप जहां भी हैं और आपको सुसाइडल अटेम्प्ट आ रहे हैं। एक केस ऐसा बता रहा हूं कि अभी शादी हुई है और 4-5 महीने 6 महीने हो गए और शादी चल नहीं पा रही है, और लड़का कह रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा। ऐसे बहुत सारे केस भारत में आ रहे हैं। इसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? एक एज में जाकर शादी कर रहे हैं आज हम, 35 साल, 36 साल, 30 साल, 32 साल, इस एज में शादी कर रहे हैं, और हमें लड़की कैसी चाहिए? जैसा हम कह रहे हैं वैसी चाहिए। भैया कैसे मिलेगी? और उसमें भी क्या, लड़की वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए, वो पढ़ी लिखी हो, वो प्रोफेसर हो, वो शिक्षक हो, वो टीचर हो। हम चाहिए ऐसे वेल क्वालिफाइड, और फिर हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार चले। तो भाई साहब ये मुश्किल है। या तो फिर आप ऐसे क्वालिफाइड लोगों से शादी मत करिए, क्योंकि जो क्वालिफाइड है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसको आप अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। एकदम से सत्य बात है। या फिर वो आपके प्रति समर्पित हो जाएगी पूर्ण रूप से। ये बहुत एज हो गया है, या 15-16 साल में, 18 साल में, 20 साल में होता तो शायद 20 साल में, 18 साल तो एक शादी की एज ही हो, 18 साल, 20 साल, 22 साल में अगर इस एज में शादी हो जाती तो आप उसको रेगुलेट कर ले जाते, अपने हिसाब से कहते कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, और वो ऐसा करके देते, क्योंकि उसको ये सिखाया जाता है। बाल विवाह में नुकसान तो है, लेकिन एक फायदा था कि आप पुराने जमाने में जाइए, वो लोग तलाक नहीं लेते थे। आज भर भर के झोली भर भर के तलाक निकल रहा है। 6 महीने शादी को हुए नहीं, तलाक। कहानी का पीछे कारण ये है कि हम एक उम्र में शादी कर रहे हैं और हम एक वेल क्वालिफाइड लोग खोजते हैं कि हमें ऐसा चाहिए और वैसा चाहिए। में लड़का कहीं और इंगेज है, लड़की कहीं और इंगेज है, या दोनों में से किसी एक कोई और इंगेज है, शादी नहीं चलेगी।
और मुझे लगता है सुसाइड करने से बेहतर है तलाक ले लो, फुर्सत करो, दूसरी शादी करो। कोई जरूरी थोड़े है उसी के अनुसार जीवन है, या फिर शादी करना जरूरी नहीं है तो शादी मत करो फिर, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन खुला है आपके पास। ऐसे तमाम सारे लोगों के समूह हैं जो डाइवोर्सी हैं, जो डाइवोर्स से मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। आपके पास ऑप्शन पड़े हैं, आपको नहीं ऐसे करना ऐसे करिए, या नहीं तो फिर आप ऐसे व्यक्ति से शादी करिए जो क्वालिफाइड हो, इसमें विनम्रता हो। सेलेक्टेड लोग थोड़ा सा अकड़ आ जाती है कि नहीं मैं तो ऐसा हूं, और मुझे लगता है बहुत बड़ी कमी है ये सेलेक्टेड लोगों की, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं चीजों, वो कहते हैं मैं वैसे ही हूं, और ये सबसे बड़ी कमी है। कहने का मतलब आते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहला काम करिए, नए वातावरण में जाइए। आप जहां हैं वहां से रूम खाली करिए, या तो उस शहर में ही अपना रूम चेंज कर लीजिए, या फिर आप उस शहर को छोड़िए, दूसरे शहर में जाइए जहां आपको ठीक लगता है। पहला काम करिए। दूसरा काम है अच्छी किताबें पढ़िए, सकारात्मक प्रेरणादायक साहित्य का अध्ययन करें। अच्छी किताबें मतलब क्या पढ़ेगा? विवेकानंद को पढ़िए एक बार, महात्मा गांधी को पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए, अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़िए, ऐसे लोगों को पढ़िए। बाल गंगाधर तिलक को पढ़िए, मदन मोहन मालवीय जी को पढ़िए, तिलक को पढ़िए, तमाम सारे लोग हैं, सरोजिनी नायडू को पढ़िए, कलाम को पढ़िए। ये सारे लोग पढ़ने योग्य हैं। अच्छी किताबें जब पढ़ेंगे, कलाम साहब के जीवन में भी तकलीफ आई थी, एक बार उन्हें भी लगा था कि मैं सुसाइड कर लूं, देश के राष्ट्रपति को भी हमारे देश में लग रहा है कि हम सुसाइड कर लें। सुन लीजिए कहानी राष्ट्रपति की। हुआ ये कि एपीजे अब्दुल कलाम भी सामान्य परिवार से आते रहे। उनकी भी पारिवारिक जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। एयरफोर्स में सेलेक्ट होना था, घर से जाने के लिए किराया नहीं था। एयरफोर्स का एग्जाम था कहीं पे, जो मुझे थोड़ी बहुत याद है, कहानी मैं सुना रहा हूं आपको। शायद उत्तराखंड में था, उनका घर तमिलनाडु। तो ऐसे में जो खर्च आ रहा था वो खर्च बहुत अधिक था। बहन ने जेवर दिए कि जाओ इसे बेच देना और जाके परीक्षा दे दो। जेवर लिए और बेच दिए और परीक्षा पास नहीं हुए। अब न बहन को देने के लिए जेवर, न अपने हाथ में नौकरी। सामान्य विद्यार्थी भी यही सोचता है ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सुसाइड कर ले क्या, समस्या का समाधान हो जाएगा, माता पिता टेंशन फ्री हो जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सुसाइड कर लेने से, क्योंकि मैं कहा मैं धार्मिक हूं, मैं इन चीजों को मानता हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि आदमी अगर सुसाइड कर लेता है तो अगले जन्म में जो पैदा होता है तो उसकी कुंडली में राहु बैठता है लगन में। कहने का मतलब कि आपको शांति नहीं मिलेगी अगले जन्म भी, और जन्म जन्म आप करते रहिए सुसाइड, भोगना आप ही को पड़ेगा। एक जन्म जिए, अच्छे से जिए और इसको निपटा के जाइए। कहने का मतलब मैं आ रहा हूं फिर से पॉइंट पे, ज्योतिष थोड़ा मुझे पकड़ लेता है। अच्छी किताबें पढ़ने, हाँ, कलाम साहब की कहानी सुना रहे थे। कलाम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि क्या करे, और वो जाते हैं, एक कोई मठ रहता है, मठ में चले जाते हैं। मुसलमान हैं और मठ में चले जाते हैं। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो उग्र टाइप के होते हैं मुसलमान, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मंदिर में जाएंगे, अरे बाप रे मैं मस्जिद में गया हूँ यार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सब सामान्य चीजें, हमें इसको एंजॉय करना चाहिए कि हर धर्म को जानना चाहिए, समझना चाहिए। खैर, तो बात कह रहा था कि वो चले गए मठ में। मठ में जो साधु बैठे थे उनसे उन्होंने अपना दुख कहा। दुख जब हम किसी से कहते हैं हमारा दुख कम हो जाता है, या फिर हम दुख जब हम लिख देते हैं हमारा दुख कम हो जाता है। ये प्रयोग करके देखिएगा। उन्होंने कहा, तो जो साधु बैठे थे उन्होंने कहा उन्हें जवाब में कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज प्रतीक्षा कर रही। कलाम साहब को लगा कि यह क्या कहे, लौट आए, वहां से लौट आए और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखे। एयरफोर्स में जाना था, बंदा साइंटिस्ट बन गया। साइंटिस्ट बना और साइंटिस्ट बनने के बाद उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण करने के बाद देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें भी आए थे सुसाइड के अटेम्प्ट। तो इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट आना स्वाभाविक है, इसमें घबराना नहीं है। और जिसको आ रहा है वह दुनिया के बेहतरीन जगहों पर जाएंगे, बेहतरीन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर गर्मी है। गर्मी कहने का मतलब कि सुसाइड कर लूंगा, अगर इस चीज की गर्मी है तो वह जीवन में कुछ बेहतरीन करने की तैयारी में है, बस उसको रुकना है, और वह रुकना कुछ समय के लिए है। तो कहने का मतलब कलाम को पढ़ेंगे या फिर ऐसे लोगों को पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ेंगे, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा। तो उसके जीवन में इतनी समस्याएं थी। अंबेडकर को पढ़िए ना आप,
भीमराव अंबेडकर जी को पढ़िए, कितनी समस्याएं थी, और उस समस्याओं को आज की तुलना में मैं अगर कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि यार मैं तो सस्टेन ही नहीं कर पाता। अंबेडकर ने पढ़ा, गढ़ा और दुनिया में अपना नाम स्थापित करके गया। यहां से लेकर के ब्रिटेन, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी आप अंबेडकर को खोजेंगे अंबेडकर के विचार मिलेंगे आप। तो एक ऐसा अदना सा व्यक्ति भी उठता है और जमीन पर अपनी झंडा गाड़ता है, और वो झंडा आज भी फहरा रहा। तो ऐसे लोगों को पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप तो कुछ नहीं, आपका दुख तो कुछ नहीं है। वो गाना है ना, अपना दुख देखा तो औरों का गम, ये अपना औरों का गम, औरों का दुख देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। गाना सुना करिए, गाना बहुत बेहतरीन चीज है। प्लेटो, हम लोग जो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं उसमें एक थिंकर है प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि जैसे शरीर के लिए आवश्यकता है व्यायाम की, वैसे मस्तिष्क के लिए आवश्यकता है संगीत की। मैं गाना सुनता रहता हूँ, भजन ही सुनते रहता हूँ, गजल ही सुनते रहता हूँ, जो मन आए सुनिए, सुनते रहिए, गाना गाइए। मैं तो कहूंगा गाना गाइए और गाना सुनिए। कहने का मतलब अच्छी किताबें पढ़िए, आपको सकारात्मक एनर्जी मिलेगी। चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट, योग करिए, मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। डेली सूर्य नमस्कार करिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, योगा नहीं कर सकते हैं, दौड़ने निकल जाइए। सुबह में, शाम में जब दिमाग में प्रेशर बढ़ जाए दौड़ना शुरू कर दीजिए। जब आप सांस जोर से लेंगे और छोड़ेंगे ना, उसी में आपका जो तनाव है वो कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एक बात और बता दूं, जब आप योग करेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, और अच्छी नींद हमें, जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि नींद ही एक ऐसी चीज है दुख में भी हमारे साथ रहती है, बाकी सारी चीजें छोड़ के भाग जाएगी। जब हमारे साथ दुख आएगा तो लोग भाग जाते हैं। एक बात मैं और बताऊं, जब आप सिलेक्टेड लोग, आप और आपके बहुत सारे मित्र हैं और उसमें आप सेलेक्ट नहीं हो और आपके मित्र सब सेलेक्ट हो जाएंगे, मित्र भी भाग जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है दुनिया का। बहुत कम ऐसे मित्र हैं जो साथ में खड़े रहते हैं कि नहीं दोस्त तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे कहने वाले लोग भी नहीं है। इस सब चीजों को मैंने अनुभव किया है। नेक्स्ट चलते हैं, योगा करेंगे, मानसिक शांति से रहेंगे, मतलब मानसिक शांति प्राप्त होगी आपको। और बॉडी एक्टिविटी करती है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं। जो आपको ये हार्मोन्स निकल रहा है ना, आत्महत्या करें इस जगह पे दूसरे हार्मोन्स निकल जाएंगे कि नहीं नहीं आत्महत्या नहीं करना है, मुझे सब बॉडी बनानी। तो इसलिए योग करना जरूरी है। दौड़ लगाइए, नियमित व्यायाम करिए, तनाव कम होता है। योग करने से कुछ नहीं होता, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल जो है बढ़ जाता है, और हम जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं, वही हमारे प्रकृति, हमारे शरीर का निर्धारण करता है कि कैसा होगा हमारा मन। भोजन ठीक करिए, भोजन ठीक करने का मतलब आप नशा करेंगे, अंट संट खाएंगे तो इसका क्या होगा, आपका बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। खाना ठीक करिए, खाना से मन से, सॉरी भोजन से मन हमारा बनता है। तो भोजन करिए, दौड़ लगाइए, योग करिए, सारी चीजें करेंगे रफा दफा। नेक्स्ट है, याद रखें, सब दिन होत न एक समान। जीवन का यह फॉर्मूला याद रखिएगा, सब दिन होत न एक समान। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, आप सोचिए ना, आज से 5 साल पहले मैं कहाँ था। मैं याद करता हूँ, आज है 2026, 2021 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, रिसर्च का काम कर रहा था। उसके 5 साल पहले जाता हूँ 2016 में बीएचयू में पढ़ाई कर रहा था। उसके 5 साल पहले जाता हूँ 2011 मैं जिला स्कूल सहरसा का विद्यार्थी था। उससे 5 साल पहले मैं जाता हूँ कक्षा 6 अपने गांव की मिडिल स्कूल का मैं विद्यार्थी था। ये मैं 5-5 साल का क्रम आपको बताया, मतलब मेरे जीवन में इतने परिवर्तन हुए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैं मिडिल स्कूल में रहा और मिडिल स्कूल में ही रह गया और मिडिल स्कूल में ही मैं बूढ़ा हो गया? नहीं, दिन बदलता है, थोड़ा सा समय चाहिए, 1 साल 2 साल। आपके हिसाब से दिन नहीं बदलेंगे, दिन अपने हिसाब से बदलेंगे। इसीलिए हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए। मैं इसलिए कहा धैर्य। 1 साल हो सकता है कि यह साल अच्छा नहीं है, अगला साल अच्छा आएगा। हो सकता है अगला साल अच्छा नहीं हो सकता, उसके बाद का साल अच्छा आएगा। यह कंटिन्यूटी बनी रहेगी और अच्छा दिन आएगा। हमने कहा कि दुख मनुष्य के जीवन में लगे रहते हैं, बीच बीच में सुख आ जाते हैं। जैसे कि ये लाइन है दुख का, इस बीच में ये सुख का लाइन है, ये सुख का है, ये सुख का है, ये सुख का है, ये सुख का है। बस ऐसे ही है। बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में सुख ही सुख है, बहुत कम दुख है। उसके दुख का लेवल अलग है, हमारे और आपके दुख का लेवल है कि भाई हमें सस्टेन की दिक्कत हो रही है, हमें जीवन जीने की समस्या हो रही है, हम पैसे कमाने की समस्या हो रही है। जिसको पैसे कमाने की समस्या नहीं है उसे नींद नहीं आती, उसके जीवन में कुछ और तकलीफ चल रहा है। आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, कमेंट करके बताइएगा कि उनके जीवन में क्या तकलीफ है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जिनको पैसे कमाने की चिंता नहीं, जिनके परिवार में पैसे की टेंशन नहीं है।
उनकी समस्या और है, उनकी समस्याओं को देखिए, उनका दुख अलग है। और मतलब दुख जो है हमेशा है, तो सब दिन आपका एक समान नहीं होने वाला है। आज आप असफल हैं, जरूर नहीं कि कल हो जाएगा। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखते रहो 13 वर्ष का वनवास जो काटे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि अगला जीवन भी तुम्हारा वनवास नहीं कटेगा। और देखिए वह आया, अच्छे दिन आए। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। वो पूरे लाइन है रामधारी सिंह दिनकर की कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। सधुम धाम पानी पत्थर पांडव आए, कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। खैर, तो इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि सब दिन एक समान नहीं होने वाले हैं, दिन बदलेंगे। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, इसके लिए तैयार रहिए। अच्छे दिन चल रहे हैं तो बुरे दिन के वेट करिए, और बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन का वेट करिए। आएंगे जरूर, कभी तकलीफें बहुत बढ़ जाएंगी, जरूर निश्चित रूप से आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम कहेंगे, घूमने निकल जाइए। प्रकृति और खुला वातावरण मन को हल्का कर देता है। कहा गया, मैं पंकज त्रिपाठी को यहाँ फिर कोट करूंगा कि मैं उनका इंटरव्यू बार बार देखते रहता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे आते रहता हूँ, और मुझे मन नहीं भरता है, मेरा मन उनको देखते रहता हूँ। मतलब मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ उनसे और उनके जो स्टाइल है उससे। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मुझे इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मुझे इच्छा है मैं प्रधानमंत्री बनूं, ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। नहीं होगा कोई बात नहीं है, हमें जो मिला, जो मिल गया सो मैं उसको मुकद्दर समझ लिया, और जो ना मिला मैं उसको भुलाता चला गया। इच्छा है मुझे कि मैं ऐसा करूं, मुझे ये बनना है, कोशिश चुपचाप कर रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो आप भी अपना काम करिए, आपकी जो इच्छा है, अब बस कनेक्शन भिड़ाए रखिए कि मुझे ये काम करना है, इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कौन कौन से रास्ते बना सकता हूँ, किधर से वहां पहुंचना है मुझे, बस ये प्रयास आप जारी रखिए। तो मैं कह रहा हूं कि घूमने निकल जाइए। हाँ, तो पंकज त्रिपाठी का मैं जिक्र कर रहा था कि मैं उससे, किसी ने उससे पूछा, किसी इंटरव्यू करने वाले ने, कि एक सटीक बता दीजिए जो डिप्रेशन से निकलने का कोई एक कारण, मतलब एक रास्ता बता दीजिए जो बहुत सिंपल है, जो बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि किसी पेड़ के पास जाकर के बैठ जाइए, उस पेड़ को देखिए थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात है, किसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाइए, उस पेड़ को महसूस करिए, देखिए वो पेड़ ग्रोथ करता है समय के साथ। समय पर उसके मालिक आते हैं और उसको काट देते हैं, फिर वो धीरे से अपने को जोड़ता है, फिर बड़ा होता है, फिर मालिक आए, फिर काट दिए, फिर से अपने को जोड़ता है, फिर अपने को बड़ा होता है। पेड़ से अच्छा प्रकृति हमें कोई मैसेज नहीं करते। हम जहां भी जाते हैं, पेड़ पर्वत पहाड़ नदियां, ये सब क्या है? नदियों को देखेंगे आप, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तकलीफ कितनी होती होगी सोचिए। अगर पानी को जीवन डाल दिया जाए पानी में, और यह उतने ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन पानी रुकता है क्या? पानी आत्महत्या करता है क्या? क्या नदी किसी कभी कोई नदी आत्महत्या की है क्या? नहीं, उसने अपना क्रम जारी रखा, और वह क्रम जाकर के आगे किसी समंदर में मिल गया। कहने का मतलब है कि प्रकृति के पास जब आप जाएंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ऐसा कंडीशन अगर आता है, आप बहुत टेंशन में हैं, आप घूमने निकलिए। कहाँ? पार्क में। आप घूमने निकलिए कहाँ? जंगल में। आप घूमने निकलिए कहाँ? उत्तराखंड की वादियों में, या फिर आपके आसपास में जो जंगल अंगल हैं, आप वहां जाइए, प्रकृति के पास जाइए, घूमने निकल जाइए। ऐसे जगह पे जाइए जो जहाँ नदियां हैं, ऐसे जगह जाइए जहाँ तालाब है, प्राकृतिक स्रोत है। कुछ नहीं, एक पेड़ है, पेड़ के निकट आप जाइए, पेड़ से बातें करिए, मजा आएगा। कुछ कुछ ऐसा करिए जो हर दिन नया हो। नेक्स्ट पॉइंट, पूजा पाठ या भजन करें। अब आप कहेंगे मैं नास्तिक हूं, तो भाई कोई बात नहीं है, आप नास्तिक हैं तो समाज के पास जाइए, समाज के लोगों से मिलिए जुलिए, बात करिए। नहीं, आप आस्तिक हैं, थोड़ा सा रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, थोड़ा सा आप जो है सो कुरान पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप गीता पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप जो है सो और भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन कर लीजिए। जो भी जिस धर्म का ग्रंथ है उसको पढ़िए। और अगर सनातन को मानते हैं तो मैं कहूँगा रामचरितमानस रामबाण है। राम की जो व्यथा है, वह एक राजा बनने वाला व्यक्ति, आज रात में अनाउंसमेंट हो जाता है कि राजा कौन बनेगा, तो राजा राम बनेगा। पूरे मोहल्ले में हर्ष उल्लास छा जाता है कि राजा राम बनने वाले, मतलब राम राजा बन जाएंगे कल सवेरे। और कल सवेरे घोषणा हो जाती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मुझे दिया जाता, आपको दिया जाता। सोचिए, मैं कभी कभी सोचता हूं, यह बात मेरे मन में आता है, कितनी तकलीफ होती। 14 साल का, 14 साल कम नहीं होता है, 14 साल का वनवास, और तुरंत इंस्टेंट हुआ है। कितना आदमी उससे तकलीफ से गुजरा होगा, लेकिन राम ने सहर्ष स्वीकार किया। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए तो पूजनीय है हमारे। सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ ठीक है,
ऐसा है तो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वैसा साहस हमारे अंदर हो। मैं चाहूंगा कि इसके लिए अगर रामचरितमानस का पाठ करते हैं आप नित्य, उस कहानी से रूबरू होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आत्महत्या के विचार आपको छू भी पाएगा। भोजन ठीक से करिए, संतुलित आहार समय भोजन की आवश्यकता है। दिमाग और पेट का गहरा संबंध होता है, अच्छा खान पान मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमारे रूम पार्टनर रहे एक आशीष जी, तो अभी दिल्ली में है, जॉब में है। उनके साथ जब वार्तालाप होती रही तो इस विषय को उसी समय मेरे दिमाग में हालांकि सेट हो गया कि जब कभी उनसे वार्तालाप होती थी कभी कभी इस विषयों को लेकर के, तो इसलिए मैंने इसको अपने जीवन में नोट करके रखा कि ये बहुत अच्छा विषय है कि जब बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं आप, टेंशन हो रहा है, रोना आ रहा है, खाना बहुत बढ़िया खाइए, भोजन बहुत दिव्य करिए। अगर बहुत तकलीफ में है खूब खाइए, खूब वैरायटी वाला खाना बनाइए और खाइए। आप अच्छा खाना खाएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, और अच्छी नींद आएगी, तनाव अगले दिन सूख जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब जब टेंशन यहां बढ़ जाए, इसको बढ़ा दीजिए। जब ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे चीजें बढ़ेंगी, ऑटोमेटिक जो है इसका ध्यान आपके टेंशन से हटकर इस पर चला जाएगा कि यार इतना भोजन भी पचाना है, इतने वेराइटीज हैं। आप करके देखिएगा, ये मैंने कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा है, ये प्रयोग का है। आशीष जी को किसी ने बताया, आशीष जी ने हमको बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी टेंशन बहुत बढ़ जाए तो आप क्या करिए, भोजन बढ़ा दीजिए और वेराइटीज बढ़ा दीजिए भोजन का। चावल दाल चोखा खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल दाल सब्जी पापड़ तरुआ कुछ और कर दीजिए। पनीर ले आइए, उसमें कुछ और ले आइए, उसमें कुछ 2-3 तरह का सब्जी बना लीजिए, उसमें इतना वेराइटी खाइए। मिठाई खा लीजिए, दही खा लीजिए, आइसक्रीम खा लीजिए, इतना वेराइटी खाइए। जब जब टेंशन में चलें तब तक वेराइटी बढ़ा दें। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ये सुस्त पड़ जाएगा, इसको खबर ही नहीं पहुंचेगी कि अरे यार मामला किधर से किधर भर गया। तो इसलिए आवश्यकता है कि दिमाग जब आपका टेंशनाइज हो जाए, मेंटली प्रेशर बढ़ जाए, भोजन बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें ठीक होने लगी। मानसिक दबाव बढ़े तो भोजन बढ़ा दीजिए, इससे अच्छी नींद आएगी, और अच्छी नींद आएगी तो आपका टेंशन कम होगा, पर्याप्त नींद आएगी आपको। कठिनाइयां अस्थायी नहीं होती, धैर्य बनाए रखें, धैर्य बनाएंगे सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। और इसमें वो गाना हमेशा याद रखिएगा कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ लिया, और जो ना मिला मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और एक बात और, पूत कपूत तो का धन संचित और पूत सपूत तो का धन संचित। मैं हर हर बच्चों को ये बात समझाने का प्रयास करता हूं कि आपने बहुत पैसा जमा कर लिया, लेकिन आपका पुत्र जो है कुपुत्र निकल गया। कुपुत्र कहने का मतलब नशेड़ी निकल गया, गांजा पीने वाला निकल गया, शराब पीने वाला निकल गया, जुआ खेलने वाला निकल गया, तो आपने जो पैसे संचित किए हैं, जमा किए हैं, उस पैसे को वो छट से उड़ा देगा। जमीन बिक जाएगी, जितनी संपत्ति आपने जमा किए हैं, लोगों से हड़प लिए हैं, किसी प्रकार से जमा कर लिए हैं या फिर ईमानदारी से कमाए हैं, खत्म हो जाए। संपत्ति के पीछे बहुत नहीं भागना है, संपत्ति इतना रहे कि हम अपना जीवन निर्वाह करें, अपने आने वाली पीढ़ी हमारे उससे थोड़ा थोड़ा लाभान्वित हो जाए। इतना नहीं करना है कि हम दुनिया को हड़प ले और अपना समाज अपना विस्तार कर ले। हमारा यह होना चाहिए कि अपने हमारे जो बच्चे हैं वो सुपुत्र हों। पुत्र अगर कपूत निकल जाएगा, अगर वह लालची होगा, व्यभिचारी होगा, अगर जुआरी होगा, शराबी होगा, नशेड़ी होगा, तो आपने जितना पैसा जमा किया है, करोड़ों रुपए, क्षण में उड़ा देगा। और संचित तो पूत सपूत तो का धन संचित। अगर सुपुत्र है, अच्छा ज्ञानी है, सुज्ञानी है, उसे सही और गलत में फर्क करना आता है, तो मुझे लगता है कि आपको धन संपत्ति बहुत अधिक जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि वह अपने को स्टेबल कर लेगा, वह संस्कारी होगा, आपका सम्मान करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने देगी, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। इस कहावत का भाव है, धन से अधिक महत्वपूर्ण है अच्छे संस्कार और जीवन मूल्य, जो हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। इसीलिए इस पर ध्यान देंगे। किसी दूसरे को तकलीफ देने के लिए आत्महत्या करना मूर्खता है। यह भी हमारे मन में, ये सारी चीजों को मैंने जिया है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, कभी कभी हमें ये ख्याल आता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे पिताजी को तकलीफ होगी, मैं मर जाऊंगा तो मेरे भाई को तकलीफ होगी, मैं मर जाऊंगा तो मेरे माताजी को तकलीफ होगी, मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रेमिका जो है उसको तकलीफ होगी, मैं मर जाऊंगा तो मेरे प्रेमी को तकलीफ होगी। भाई साहब, आप गलत रास्ते पे हैं। तकलीफ 2 दिन होगी, 4 दिन होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ तो आपको होगी जब आप फांसी पे लटकेंगे।
जब आप दवा खा के मरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप वो सारे अवसर को गंवाने जा रहे हैं जो कलाम को मिला था। कलाम भी फांसी लगाने जा रहे थे, कलाम भी आत्महत्या करने जा रहे थे। कलाम जिंदा रहे तो राष्ट्रपति बने और इस देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किए, और आज हम प्रेरित हो रहे हैं, कक्षा में चर्चा कर रहे हैं। कलाम अगर मर जाते तो कलाम हम चर्चा भी नहीं करते। हो सकता है आपका भी चर्चा आने वाले 100 साल 50 साल में किसी क्लास में हो, इसलिए वेट करिए। किसी दूसरे को तकलीफ देने के लिए प्रेमिका चले गई, जाओ भाई, प्रेमी चला गया, जाओ भाई, हम काहे मरेंगे। और क्या कंडीशन बनता है, माता पिता को तकलीफ देंगे या फिर तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जाने से 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो सकता है तकलीफ होगी, उसके बाद फिर वो अपने दुनिया में रम जाएगा और आप भूल जाएंगे। इसीलिए यह भी कहीं से मुझे उचित नहीं प्रतीत होता है कि आत्महत्या कर ले हम किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो बस यही रखते हैं। मैं कहूंगा कि आप कमेंट में अपने विचार जरूर करिएगा। आपको जो भी समझ में आया होगा पूरे सेशन को देखिएगा। मुझे लगता है कि मैं जो समझता हूँ, मैं कहने का मतलब अहम नहीं है, मैं एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूँ। मुझे जो लगता है कि इस विषय को हमने इसलिए यहाँ पे रखा कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो बहुत लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे और हो सकता है इसमें आपको फायदा हो। अगर एक भी व्यक्ति को मेरे इस वीडियो से फायदा होता है तो मैं समझता हूँ यह यथार्थ क्लासेस की उपलब्धि है और यह मेरे जीवन की भी उपलब्धि है। मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करेंगे। अगर आप भी तनाव में हैं, कुछ ऐसे जो चीज़ें हमने बताए हैं फॉर्मूले, आप उसको करिएगा, कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर हमें लगेगा हम आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही। फिर से हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियां दोहराऊंगा और वह गीत सुना दूंगा आपको कि मधुवन की डाली को देखो, टूटी इसकी कितनी कलियां, छूटी इसकी कितनी कलियां, इन टूटी कलियों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। इसलिए किसी बात को दिल पे नहीं लेना है। और दूसरी जो गीत मैं 2-3 बार दोहरा चुका हूँ कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ लिया और जो ना मिला मैं उसको भुलाता चला गया। जो मिला हमें, हमने प्रयास किया, हमने उसे मुकद्दर समझ लिया, और जो ना मिला हमने प्रयास किया और वह नहीं मिला तो उसके लिए हम उसको भुला दिए। हम जो भी निर्माण करते हैं, हमारी जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ही अपना काम करते हैं। ऐसा भी होता है कि हमारी परिस्थिति वैसी नहीं है कि हम डीएम बन जाए, और नहीं बने तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सुसाइड कर लेंगे। हम कुछ और बनेंगे, हम डीएम के बाप बन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। तो अपन को अपना मेहनत देना है और बाकी सारी चीजों को भुलाना है और इस गीत को सुनते जाना है। जब कभी तकलीफ हो, गाना लगाइए यूट्यूब में और सुनिए। चलिए, तो फिर से सबको नमस्कार, हर हर महादेव। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्ते।